बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रिजर्व्ड वर्ड्स और सिंटैक्स क्या होता है सी लैंग्वेज का। तो उस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर आगे से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने टॉपिक नंबर 1.2 जो प्रोग्रामिंग बेसिक्स था वो स्टार्ट किया था, और उसमें हमने देखा कि सिंटैक्स क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को हम सिंपल क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। अगर तो उस सिंटैक्स में कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसकी वजह से जो एरर अकर होता है, उस एरर को हमने देखा कि हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं। और इसी तरह हमने देखा कि कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से ही मीनिंग डिफाइन कर दिया जाता है, और हम उसे अपने मतलब के लिए यूज़ या फिर उसे नया मतलब दे के डिफ़ाइन नहीं करेंगे। तो इस तरह के वर्ड्स को हम रिजर्व्ड वर्ड्स या फिर कीवर्ड्स कहते थे। आज के इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है बोर्ड के हवाले से, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इस लेक्चर में सिंपल हम देखेंगे कि सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मतलब स्ट्रक्चर आप कह लें साख्त को, कि उसे लिखने का तरीका क्या है। बिल्कुल सेम आप एग्जांपल ले लें जिस तरह आप उर्दू में एप्लीकेशन लिखते हैं। अब एप्लीकेशन लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टार्ट पे आप लिखते हो बखिदमत जनाब, फिर नेक्स्ट पे आप जनाब आला, इसके बाद जो एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट होता है वो लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट पे आप क्या कर देते हो, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर वगैरह ये चीज़ें लिख देते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, एप्लीकेशन लिखने का एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह लेटर लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलहदा होता है। कोई ऐसे लिखने का स्ट्रक्चर है तो वो क्या होता है, अलहदा होता है। इसी तरह सी प्रोग्राम को लिखने का भी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर हमें बता दिया गया पहले से। अब सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, जो कि वैसे तो पहले लेक्चर में बतानी चाहिए थी, लेकिन खैर अभी देख लेते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो सी लैंग्वेज किसने बनाई थी, इसमें से बस आपने 3-4 चीज़ें याद करनी है, एमसीक्यूज़ के तौर पे आ जाती हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है आज। तो सी लैंग्वेज किस बंदे ने बनाई थी, डेनिस रिची ने। सही है, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बिटवीन, इस अरसे के दौरान क्या हुआ था, सी लैंग्वेज को उसने डेवलप किया था, और कहाँ पे डेवलप किया था, बेल लेबोरेटरीज़ में। सही है, हिस्ट्री ऑफ सी मतलब सी लैंग्वेज किस बंदे ने बनाई, डेनिस रिची ने। कब बनाई, 1969 में उसने उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह लैंग्वेज इवॉल्व होती गई तो 1973 तक लैंग्वेज प्रॉपर मैच्योर हो गई थी और मार्केट में अवेलेबल हो गई थी। उससे पहले जब 1969 में इस पर वर्किंग स्टार्ट हुई थी तो ये सिंपल बेल लैब्स में यूज़ होती थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए। तो इसमें सिंपल बस हमने क्या याद करना है, ये 3 चीज़ें याद करनी है। एक तो सी लैंग्वेज किसने बनाई, डेनिस रिची ने। सेकंड कब बनाई, 1969 और 73 इस अरसे के दौरान। और लास्ट पे एक चीज़ हमने देखी कि कहाँ पे बनाई, बेल लैब्स में। अब सेकंड पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, उसे जो लिखने का तरीका है, हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेडर सेक्शन, या फिर जिसे हम लिंक सेक्शन भी कहते हैं। सेकंड पे आ जाता है मेन सेक्शन, और लास्ट पे हम क्या कर देते हैं, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब सबसे पहले जो इसका हम स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट है वो देख लें, तो वो क्या है, लिंक सेक्शन। अब अगर लिंक सेक्शन की एक डेफिनेशन पढ़ ली जाए तो द सेक्शन वेयर वी इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड लिंक सेक्शन या फिर हेडर सेक्शन। प्रोग्राम का जो हमारा सबसे टॉप पे जो हम चीज़ लिखते हैं वो क्या चीज़ कहलाती है, लिंक सेक्शन या फिर हेडर सेक्शन। अब ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हम प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो ऐसा सेक्शन जिसके अंदर हम प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को शामिल करें, उस सेक्शन को हम सिंपल क्या कहते हैं, हेडर सेक्शन या फिर लिंक सेक्शन। अब इसमें यह चीज़ समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। अब अगर हेडर फाइल्स की डेफिनेशन को देख लिया जाए, तो जब भी हम कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ फंक्शंस हम खुद से डिफाइन करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस ऐसे हैं जो सी जिस पर्सन ने बनाई उसने पहले से ही हमारे लिए क्या किया, प्री डिफाइंड फंक्शंस बना दिए, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो हम क्या करते हैं, उन फंक्शंस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब उन्हें यूज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम वो फाइल प्रोग्राम में शामिल करें जहाँ पे उन फंक्शंस की डेफिनेशन मौजूद है। अब सिंपल उन फाइल्स को हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल्स। अगर इसकी डेफिनेशन रीड कर लें, वाइल राइटिंग सी प्रोग्राम वी मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, कि जब भी हम सी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को एक्सटेंसिवली यानी काफ़ी ज़्यादा दफ़ा क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं।
Before using these functions we have to include files where these functions have been defined. अब इससे पहले कि हम वो फंक्शंस अपने प्रोग्राम में यूज़ करें, हमें क्या करना पड़ता है काम कि हमें वो फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है जहाँ पे उन फंक्शंस की क्या मौजूद है, डेफिनेशन पड़ी हुई है। और सिंपल दीज फाइल्स आर कॉल्ड एज हेडर फाइल्स। सिंपल हमने क्या देखा कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ऐसी फाइल्स जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन मौजूद है। अब अगर तो हमने उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हमें उनकी डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी कि ये जो है फंक्शन, ये फंक्शनैलिटी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, जो कि हेडर फाइल्स के अंदर पहले से मौजूद होती है। इसकी एग्जांपल को आप इस तरह से समझ लें कि जिस तरह से आप टेस्ट दे रहे हैं, अब आपके पास क्या प्रिंटेड फॉर्म में एक क्वेश्चन पेपर आएगा। अब बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन लिख भी लेते हैं प्रॉपर, लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर से हेडिंग देख लेते हैं, मतलब कौन सा क्वेश्चन है, और जब वो आंसर शीट पे लिखते हैं वो सिंपल ऊपर हेडिंग लिख देते हैं कि ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर रहा हूँ और उसका आंसर, फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 लिख के और उसका आंसर। अब इसमें क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, टीचर के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि वैसे तो वो आगे पीछे भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, टीचर को पता नहीं चलेगा। तो वो टीचर की आसानी के लिए क्या कर रहे होते हैं, ऊपर मेंशन कर रहे होते हैं कि ये मैं ये वाला क्वेश्चन करने लगा। अब जैसे ही टीचर वो आंसर शीट देखेगा तो जैसे ही वो देखेगा कि यहाँ पे उसने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है, मतलब उसने लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1, अब वो क्या करेगा, क्वेश्चन शीट पे जाएगा और वहाँ से देखेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और उसके मुताबिक उसका आंसर चेक कर लेगा। बिल्कुल सेम सी भी क्या करता है, जो उसका कंपाइलर होता है वो हेडर फाइल्स को देखता है। सबसे पहले वो बॉडी में जाता है, वहाँ पर देखता है जहाँ जहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्रिंट ऑफ हो गया, स्कैन ऑफ हो गया, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब वो देखता है कि हमने ये प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं तो हम ऊपर क्या किया होता है, हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया होता है ताकि कंपाइलर को क्या पता चल जाए कि मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ किया हुआ है, और इससे क्या होगा कि उसे डेफिनेशन पता चल जाएगी जो भी हम फंक्शन प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें उन फंक्शंस की डेफिनेशन को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब जो कुछ एग्जांपल्स हैं हेडर फाइल्स की, वो उनमें से आ जाता है stdio.h, conio.h, math.h। ये कुछ जो 3 हेडर फाइल्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, वैसे इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हेडर फाइल्स हैं। अब stdio.h से मुराद स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और इसी तरह से मैथ हेडर फाइल। अब इसमें अगर आप देखें तो लास्ट पे आ रहा है .h। अब .h हम कहते हैं किसी भी फाइल की एक्सटेंशन को। किसी भी फाइल के नाम के बाद डॉट के बाद जो वर्ड्स लिखे होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, ये उस फाइल की क्या एक्सटेंशन है। मिसाल के तौर पर अगर वीडियो है तो वीडियो की एक्सटेंशन होती है .mp4, इसी तरह ऑडियो की एक्सटेंशन होती है .mp3, इसी तरह अगर कोई इमेज फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन होगी png, jpg या फिर img। इसी तरह इन फाइल्स के लास्ट पे क्या लिखा हुआ है .h, जिससे पता चल रहा है कि ये कौन सी फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स हैं। अब जो इसका सेंटेक्स है प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का, शामिल करने का, तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि हम क्या करते हैं, इंक्लूड स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। अब जो उसको लिखने का तरीका, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हैशटैग लिखना है, फिर इंक्लूड का कीवर्ड बिल्कुल सेम एज इट इज़, और ये जो ब्रैकेट्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम सिंपल क्या कर लेते हैं, जो भी हेडर फाइल हमने अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करनी है उसका नाम हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। सिंपल क्या होगा, हैशटैग इंक्लूड, और ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह से होंगी। बस क्या होगा, हेडर फाइल नेम जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करनी है वो क्या होती रहेंगी, चेंज होती जाएंगी। अगर इसे हम प्रोग्राम में लिखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, जिसमें एंगुलर ब्रैकेट्स के दरमियान यहाँ पे हेडर फाइल हमने यूज़ की हुई है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और इसी तरह इस स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, conio.h की हेडर फाइल को प्रोग्राम में क्या किया हुआ है, शामिल किया। तो सबसे पहला सेक्शन हमने क्या देखा, लिंक सेक्शन या फिर हेडर सेक्शन, कि ऐसा सेक्शन जिसके अंदर हम हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं,
ऐसी फाइल्स जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन मौजूद होती है, ताकि कंपाइलर के लिए आसानी हो और उसे पता चल जाए कि ये जो हमने प्रोग्राम की मेन बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं, तो एक तरह से जब भी वो हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो हेडर फाइल से वो उसकी डेफिनेशन को देख लेता है और उसके मुताबिक उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाती है। अब जो सेकंड इसका पार्ट है वो है मेन सेक्शन। अब अगर मेन सेक्शन की बात की जाए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का, और इस मेन सेक्शन के अंदर हम मेन फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और एक और जो चीज़ है, एवरी प्रोग्राम मस्ट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना लाजमी है। मेन फंक्शन के अंदर ही हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, हमें आउटपुट के तौर पर दिखाएगा। इसको जो लिखने का स्ट्रक्चर है सिंपल, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमने सिंपल क्या लिखना है, वॉइड मेन, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। थर्ड जो है वो यही हम स्टडी करेंगे, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन सिंपल क्या होती है कि जो भी हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर मेन फंक्शन के बाद इन दो ब्रैकेट्स के दरम्यान हम जो भी चीज़ लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वो बॉडी ऑफ मेन कहलाएगी। अब बॉडी ऑफ मेन के अंदर क्या होता है, ऑल दी स्टेटमेंट्स इनसाइड द सी मेक द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हम इन कर्ली ब्रेसिस के दरमियान लिखेंगे वो बॉडी क्या बनाएगी, मेन फंक्शन की बॉडी बनाएगी। और इसी तरह दी बॉडी ऑफ मेन कैन कंटेन एनी वैलिड सी लैंग्वेज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो सी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हमें बताई गई हैं, चाहे वो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो, फंक्शंस हो, या फिर इफ एल्स स्ट्रक्चर हो, या फिर लूप स्ट्रक्चर हो, तो जितने भी ये स्ट्रक्चर्स, ये डेफिनेट वो जितने भी स्ट्रक्चर्स या फिर इंस्ट्रक्शंस हमें सी ने बताए हैं, अगर वो हम इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी फंक्शंस, जितने भी इंस्ट्रक्शंस सी लैंग्वेज में हमें बताए गए हैं, वो हम बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। और बॉडी वो होती है जिसके अंदर हम वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो प्रोग्राम को बताते हैं कि उसने हमने बदले में क्या करना है, आउटपुट में क्या डिस्प्ले करना है। अब ये लास्ट पे हम एक एग्जांपल कोड लिख लेते हैं जिसमें हमने इन तीनों सेक्शंस को मेंशन किया हुआ है। अब ये सिंपल एक प्रोग्राम बनाया हमने जिसका मकसद क्या है कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना हेलो वर्ल्ड। पिछले 1-2 लेक्चर्स में भी हमने ये एग्जांपल पहले देख ली हुई है। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे स्टार्ट पे हमने क्या देखा था, हेडर सेक्शन या फिर लिंक सेक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दिया। इसी तरह हेडर सेक्शन के फ़ौरन बाद हमारा आ जाता है मेन फंक्शन, जिसका सिंटैक्स क्या होता है कि स्टार्ट पे हमने वॉइड लिखना है, फिर सेकंड पे हमने मेन लिखना है, और इसी तरह राउंड ब्रैकेट्स के बाद हमने नीचे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ जाएगी, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब बॉडी ऑफ जो मेन है उसमें अभी हमने सिंपल क्या किया हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सिंपल क्या कर दो, प्रिंट ऑफ करवा दो, स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवा दो, डिस्प्ले करवा दो हेलो वर्ल्ड। हमने देखा प्रिंट ऑफ के अंदर जो भी चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। आगे जाके हम डिटेल में इस प्रिंट ऑफ फंक्शन को भी देखेंगे। अब इसमें एक चीज़ समझ लें, ये जो प्रिंट ऑफ है ये हमारा क्या प्री डिफाइंड फंक्शन है, सही है। हमने इसे पहले से डिफाइन नहीं किया कि प्रिंट ऑफ का मकसद क्या होगा। ये जिस भी पर्सन ने सी लैंग्वेज बनाई उसने पहले से ही बता दिया कि प्रिंट ऑफ का काम क्या है। अब जैसे ही कंपाइलर आएगा वो सबसे पहले बॉडी ऑफ मेन यहाँ पे एंटर होगा, और जैसे ही वो देखेगा कि यहाँ पे प्रिंट ऑफ यूज़ किया हुआ है तो वो प्रोग्राम में जाके देखेगा stdio.h में, सही है। जो प्रिंट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद है वो इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। तो जैसे ही कंपाइलर आएगा वो इस स्टेटमेंट को देखेगा और उससे पता चल जाएगा कि ये जो प्रिंट ऑफ है उसकी डेफिनेशन कहाँ पे मौजूद है, stdio.h के अंदर मौजूद है। वो सिंपल इस हेडर फाइल के अंदर आएगा और जो जो इंस्ट्रक्शंस प्रिंट ऑफ के रिलेटेड यहाँ पे लिखे हुए हैं सिंपल उन्हें क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इसके बाद वाले लेक्चर्स में सिंपल हम क्या करेंगे, कमेंट्स से स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो वो कोशिश करें कि वीडियो को दोबारा देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। जज़ाकल्लाह।